नमस्कार। आप सबका पूर्ण भरे क्लासेस में स्वागत है। क्लास 11th सीजी सीबीएसई कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए मेरी नियमित क्लास यूट्यूब में चल रही है, जिसमें पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के संबंध में बताया था। आज का मेरा कंटेंट है बैंक ट्रांजैक्शंस। अगर हमारा व्यापारी बैंक से ट्रांजैक्शंस करता है तो कौन कौन सी और किस प्रकार की एंट्रियां पास की जाएगी। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, अगर आप लिंक के माध्यम से देख रहे हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उसको पुश कर दीजिए, तो आप मेरे क्लास में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो की तत्काल सूचना चाहिए तो आप आइकॉन बेल को दबा दीजिए, तो आपको तत्काल आने वाले वीडियो की सूचना प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं आज बैंक ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बैंक में 4 प्रकार के अकाउंट ऑपरेटिंग किए जाते हैं। पहला अकाउंट हमारा होता है सेविंग अकाउंट होता है, जो आम जनता के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति बैंक में जा करके मिनिमम 500 रुपीज या 1000 रुपीज से अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। अब प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जन सुविधा बैंक अकाउंट के अंतर्गत जीरो बैलेंस में भी सबके अकाउंट्स खुल रहे हैं, वो सेविंग अकाउंट ही होता है, जिसमें बैंक के द्वारा सबसे कम दर पर ब्याज दिया जाता है। आपकी जमा राशि पर मिनिमम 3% से 5% के बीच में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है और आप इसमें कभी भी अपनी सेविंग को आप बचा सकते हैं, जमा कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चेक का उपयोग कर रहे हैं तो मिनिमम 1000 रुपये उसमें चेक आपका बैलेंस होना अनिवार्य है। दूसरा हमारा अकाउंट्स है करेंट अकाउंट है। ये करेंट अकाउंट जो है मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए, कंपनी के लिए, फर्म के लिए खोला जाता है। ये मिनिमम 10,000 रुपीज से ओपन होता है और इसमें बैंक के द्वारा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि आपसे बैंक इंसिडेंशियल चार्जेस लिया जाता है। आपका बैंक अनुषंगिक चार्जेस लिया जाता है। हाँ, अगर ब्याज बैंक उसी कंडीशन में देती है जब आपका मिनिमम अमाउंट वहां पे जमा होना चाहिए। अगर आपका 10,000 रुपए से कम बैलेंस हो जाता है तो बैंक फाइनेंस इसमें आपसे फाइन काटना स्टार्ट कर देती है, डिडक्शंस करना चालू कर देती है। और व्यापारी जब चाहे जितना भी चेक जमा कर सकता है, चेक के द्वारा विड्रॉ कर सकता है, चेक के द्वारा पेमेंट कर सकता है। और बैंक इसमें अपने व्यापारी संघ को, अपने ग्राहकों को बहुत सारी सुविधा भी देती है। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। आपके पास पैसा न होने के बावजूद भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आप बैंक से किसी की भी व्यापारी के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बैंक से आप लॉकर की फैसिलिटी ले सकते हैं और बैंक से विभिन्न प्रकार की आपको सुविधाएं प्राप्त होती है। तो ये मुख्य रूप से व्यापारी, फर्म और कंपनियों के लिए खोला जाता है। तीसरा अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पास एक मुफ्त राशि है जिसका भविष्य में आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप क्या कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, जिसमें बैंक सबसे ज्यादा दर पे ब्याज देती है। वर्तमान में 7.5 से लेकर के 8.5 के आसपास बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तीसरा हमारा चौथा अकाउंट होता है आवर्ती जमा खाता, जिसको हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट भी कहा जाता है। अगर इसमें आपको आज से 2 साल के बाद, 1 साल के बाद एक निश्चित धनराशि की आवश्यकता है, तो आप प्रत्येक वर्ष एक बैंक में जाकर के एक निश्चित अमाउंट का पर मंथ आप अकाउंट खोल सकते हो और हर महीने आपको एक निश्चित तारीख तक आपको निश्चित अमाउंट को क्या करना होता है, जमा करना पड़ता है। जैसे ही आपने 1 ईयर के लिए की हो तो 1 ईयर कंप्लीट होने पर, 2 ईयर के लिए की हो तो 2 ईयर कंप्लीट होने पर बैंक के द्वारा आपकी जमा राशि प्लस आपको ब्याज से एक मुश्त भुगतान करती है और आप एक मुश्त राशि का अपने किसी भी कार्य के लिए उपयोग
कर सकते हो। हाँ, अगर आप कभी किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में आप चूक करते हो या लेट करते हो तो बैंक के द्वारा आपसे इस संबंध में फाइन लिया जाता है। तो इस प्रकार बैंक अपने यहाँ 4 प्रकार के अकाउंट ऑपरेट कराती है। हम व्यापारी हैं तो व्यापारी होने के कारण बैंक में क्या अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो आपको पहला ट्रांजेक्शन को जैसे बोलता है कि बैंक में चालू खाता खोला व 10,000 रुपए जमा किया। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो बैंक में अकाउंट खोल करके बैंक में अमाउंट जमा करना पड़ेगा। बैंक ओपन एंड डिपॉजिटेड इनटू कैश। तो जैसे ही आप बैंक में अकाउंट खोलोगे तो पहला अकाउंट अगर आपने स्टेट बैंक में खोले हो तो आप स्टेट बैंक का नाम लिखेंगे, स्टेट बैंक। कौन सा अकाउंट खोले हो, करंट अकाउंट खोले हो तो स्टेट बैंक करंट अकाउंट DR2। आपने क्या जमा किए हो, कैश जमा किए हो। फॉर्म सबमिट तो करोगे ही करोगे और फॉर्म के साथ आपको 10,000 रुपीज क्या करना पड़ेगा, वहां पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और आपके अकाउंट में 10,000 रुपए जमा हो जाएगा। आपको कहा है कि बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए राशि निकालने पर कैश विड्रॉल फ्रॉम ऑफिस यूज। अगर आप बैंक से ऑफिस यूज के लिए 5,000 रुपए निकाल रहे हो तो उसकी एंट्री क्या करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश अकाउंट DR और 2 आपको किसने दिया, बैंक ने दिया। पर्टिकुलर आपका बैंक कहाँ खुला हुआ है, अकाउंट स्टेट बैंक में है। कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है। तो बार बार स्टेट बैंक करंट अकाउंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप बैंक अकाउंट लिखेंगे तो बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आपने 5,000 रुपए आपके व्यापार में क्या होगा, पैसा आएगा। तीसरा आपको कहता है यहाँ पे बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला, बैंक से निजी उपयोग के लिए, निजी उपयोग हेतु निकाला 2,000 रुपए। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आप क्या निकाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो। तो जब व्यक्तिगत उपयोग के लिए पैसा निकालोगे तो पैसा व्यापार में नहीं आएगा, कहाँ जा रहा है, मालिक के जेब में जा रहा है। और मालिक के जेब में जाता है या मालिक के लिए होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स यूज करते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट DR2 बैंक, देने वाला कौन है, बैंक है। तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या आएगा, बैंक से अगर आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट DR2 क्या होगा, बैंक होगा। अब हमारे यहाँ पे हमारे चेक से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। चेक से व्यवहार होने पर तो यहाँ पे जो चेक हमारा होता है 2 प्रकार का होता है। एक साधारण चेक होता है जिसको हम ऑर्डिनरी चेक भी कह सकते हैं या बैरियर चेक कहते हैं। दूसरा होता है क्रॉस चेक, रेखांकित चेक, या हम इसको कहते हैं क्रॉस चेक कहते हैं या अकाउंट पेई चेक कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, अकाउंट पेई चेक या क्रॉस चेक कहते हैं। तो ये चेक जो होता है किस प्रकार से होता है, तो चेक जो हमारा होता है इसका फॉर्मेट होता है, जैसे मान लो स्टेट बैंक का है तो यहाँ क्या लिखते रहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ आपका डेट का कॉलम रहता है, यहाँ लिखा रहता है पे टू, आप किस पार्टी के नाम से काट रहे हैं, अमाउंट वर्ड में, शब्दों में, और साथ में आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर प्रिंटेड रहता है और यहाँ पे आपका क्या रहता है, सिग्नेचर रहता है। तो इस तरह से आपका ये ऑर्डिनरी चेक कहलाता है। अगर मान लीजिए किसी से हमको पेमेंट मिल रहा है तो यहाँ पे सामने वाले ने हमको पेमेंट किया है तो यहाँ लिखा रहेगा अशोक ओडभरे और यहाँ पे डेट रहेगी, मान लीजिए आज डेट हमारी है 8 तारीख है 8
8/2021 और अमाउंट है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज और अकाउंट नंबर प्रिंटेड रहेगा और सामने वाले ने अपना सिग्नेचर करके हमको दे दिया। तो ये चेक जो हमारे पास बना हुआ है ये कहलाता है ऑर्डिनरी चेक कहलाता है। और इसी में अगर हम क्रॉस कर दें, 2 लाइन खींच दे तो ये हो जाता है क्रॉस चेक हो जाता है, अकाउंट पे ही चेक हो जाता है। तो ऑर्डिनरी चेक होने पे क्या क्या बेनिफिट होता है और क्रॉस चेक होने से हमारे इसका क्या उपयोग होता है। तो अगर हमको ऑर्डिनरी चेक मिला है तो इस चेक में एक सुविधा है कि ये जो चेक मिला है तो जैसे ही चेक मिला है तो इस चेक को ले जाकर के मैं क्या कर सकता हूं, बैंक से इनकेस करा सकता हूं। बैंक जाऊंगा, स्टेट बैंक जाऊंगा, स्टेट बैंक में मैं काउंटर में दूंगा, कैश काउंटर में। तो स्टेट बैंक काउंटर में बैठा हुआ क्लर्क जो है मुझे बोलेगा एक काम कीजिए, पीछे सिग्नेचर कर दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए और वो मुझे पैसा दे देगा। मेरे स्थान पे मैंने अपने बेटे को भेजा तो उस बेटे को भी बैंक वाला वही ट्रीटमेंट करेगा, बोलेगा पीछे नाम लिख दीजिए, पेमेंट कर देगा। चाहे मैं अपने पत्नी को भेजूंगा तो पत्नी को भी पेमेंट कर देगा। या मान लीजिए मेरे रास्ते में जाते समय कहीं गिर गया और जिस व्यक्ति को मिल गया वो व्यक्ति भी जाकर के बैंक से पैसा क्या कर सकता है, ले सकता है। एक प्रकार से ये नगद का काम कर रहा है। एक प्रकार से ये 1000 रुपए का क्या बन गया है, रुपए का एक नोट बन गया है। तो इसमें एक होता है कि कोई भी व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, इनकेस करा सकता है। इसलिए हमारे व्यापारिक भाषा में इसको हम साधारण रूप से क्या मान के चलते, कैश मानते हैं। जैसे आपको यहां कहा है, हमको कहता है कि राजेश से 1000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ। चेक रिसीव फ्रॉम राजेश ₹1000। तो ऐसा जब हमको स्थिति मिला है तो यहाँ पे हमको चेक मिला है, लेकिन हम यहाँ जब एंट्री पास करेंगे तो क्या पास करेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट DR टू राजेश। मिला है हमको क्या चीज, चेक, लेकिन शो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, कैश, क्योंकि हमने जैसे ही हमको यहाँ पे जब हम एंट्री पास करेंगे तो चेक मिलने के बाद कैशियर क्या करता है, इसकी क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट DR टू राजेश करेगा। अगर इसी को हमको बोलता है राजेश से 1000 रुपए का, रमेश कर लीजिए, रमेश से 1000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा किया। चेक रिसीव फ्रॉम रमेश ₹1000 एंड सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो सेम डे में हमको पैसे की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसको इनकेस नहीं कराया। हमारे अकाउंट्स था, वहां जिस प्रकार से बैंक में पैसा जमा करते हैं, कैश जमा करते हैं, उसी प्रकार हमने चेक जमा कर दिए तो तत्काल हमारे खाते में क्या हो जाएगा, पैसा जमा हो जाता है। तो मैंने पैसा नहीं लिया, हमारी ओर से किसने पैसा लिया, बैंक ने लिया। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, क्योंकि लेने वाला कौन है, बैंक है, और देने वाला कौन है, रमेश है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, 1000 होगा। यहां पे हमने बैंक से इनकेस करा लिए हैं और यहां पे हमने बैंक से, हमको पैसे की जरूरत नहीं थी इसलिए हमने बैंक में क्या कर दिया, उसको जमा कर दिए। अगला हमको कहता है यहां पे श्याम से रेखांकित क्रॉस चेक प्राप्त हुआ 10,000 रुपए। हमको यहाँ पे श्याम से चेक प्राप्त हो रहा है, लेकिन कौन सा चेक प्राप्त हो रहा है, क्रॉस चेक प्राप्त हो रहा है। तो अभी क्रॉस चेक का क्या उपयोग है, अब जैसे ही हमने इस चेक में क्रॉस कर दिए या अकाउंट लिख दिए, अकाउंट पे ही लिख दिए, तो अब ये चेक जब हमारे पास आया तो जैसे ही अकाउंट पे ही चेक था, तो ऐसी स्थिति में जब हमने बैंक काउंटर में गए और बैंक काउंटर में हमने चेक प्रेजेंट किए तो बैंक का जो बैठा हुआ क्लर्क है वो कहता है क्या आपका बैंक में अकाउंट है। हमने कहा हाँ, तो बोले इसको जिस प्रकार से नोट जमा करते हो, रुपए जमा करते हो, वैसे इसको भी आप जमा कर दीजिए और 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा या सेम डे में आपके पैसा आ जाएगा।
मतलब आपको नगद नहीं मिलेगा, आपको हर कंडीशन में बैंक में जमा ही करना पड़ेगा। अगर मेरे बदले कोई अन्य व्यक्ति जाएगा तो उसको भी पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर ये मान लो चेक रास्ते में गुम गया और जिस व्यक्ति को मिला है वो चेक बैंक में जमा करेगा तो उसको भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में अशोक पोटभरे के अकाउंट में ही पैसा जाएगा और जिसके नाम से अशोक पोटभरे के नाम से बैंक अकाउंट होगा उसमें ही सबमिट हो सकता है, इसके अलावा कहीं भी जमा नहीं होगा। आप किसी अन्य के नाम पे अकाउंट खोल नहीं सकते, क्योंकि आपको क्या जमा करना पड़ेगा, आईडी जमा करना पड़ेगा, तो आप आईडी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बैंक अकाउंट्स मतलब क्रॉस चेक का मतलब होता है कैश को बैंक काउंटर में रोकना, अर्थात पर्टिकुलर डायरेक्ट पार्टी के अकाउंट में क्या होता है, पैसा जमा करना होता है। तो इसलिए जब हमको क्रॉस चेक बोलेगा तो उस समय पाने वाला कौन है, बैंक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू देने वाला कौन है, श्याम है, तो श्याम से हो जाएगा 10,000 रुपए। तो इस तरह से हमको अगर ऑर्डिनरी चेक मिलता है तो उसको क्या मानेंगे, कैश मान के एंट्री करेंगे। अगर आपको ऑर्डिनरी चेक मिला है और सेम डे में आपने बैंक जमा कर दिया हो तो बैंक अकाउंट DR2 रमेश होगा। अगर आपको क्या मिला हुआ है, क्रॉस चेक मिला हुआ है, तो क्रॉस चेक मिलेगा तो आपको क्या डायरेक्ट कहां जाएगा, वो बैंक में ही पैसा आपका जाएगा, तो बैंक अकाउंट DR2 पार्टीज होगा। अगर कई बार हमारा होता है बैक डेट चेक, बैक डेट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पुराने चेक को बैंक में जमा करना। पुराना चेक का मतलब क्या होता है, जो एक दिन पहले मिला है और आप सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, या आपको क्योंकि इस चेक की वैलिडिटी 3 महीना होती है, तो 3 महीने तक आप कभी भी आप बैंक में जमा कर सकते हो। अगर 3 महीने के बाद जमा करोगे तो आपका मान्य नहीं होगा। तो जब भी आप बैंक में जमा करते हो या बैंक से पैसा लेने जाते हो तो वो कहलाता है बैक डेट कहलाता है, पुराना चेक कहलाता है। जब पुराना चेक अगर आप बैंक से लेने जाते हो तो उस समय जैसे ही चेक मिलता है तो आपको पहले हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट DR2 राजिश कर देते हैं। तो ऑलरेडी आपने इस चेक को कैश के रूप में रिसीव कर चुके हो और यही चेक उस दिन किसी कारणवश आप जमा नहीं कर पाए या उस दिन पैसा नहीं ले पाए, तो आप सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे या जो भी डेट पे आप पैसा जब आप लेंगे या विड्रॉ करेंगे या बैंक में जमा करेंगे, तो उस समय जब एंट्री करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने बैंक में कैश जमा किया हूं, तो बैंक अकाउंट DR2 कैश हो जाएगा। तो जब भी बैक डेट जमा करोगे, पुराने चेक को बैंक में जमा करेंगे, तो उस समय हमारी एंट्री क्या पास की जाती है, बैंक अकाउंट DR2 कैश पास की जाती है। तो ये तो था आपका चेक के थ्रू आपको पेमेंट मिलने पर। ठीक उसी प्रकार हमारा होता है चेक के थ्रू हम क्या करते हैं, पेमेंट्स करते हैं। तो जब भी हम चेक के थ्रू पेमेंट्स करेंगे तो हमारी क्या क्या एंट्रीज पास होगी, चेक द्वारा भुगतान करने पर थ्रू बाई चेक। तो जैसे हमको कहेगा यहाँ पे, कमल को चेक से भुगतान किया, चेक कैश पेड टू 1,000 रुपीज पेड टू कमल बाई चेक या थ्रू चेक। तो उस समय आप चेक से पेमेंट करोगे तो उस समय आपके पास से पैसा नहीं जाएगा, बैंक के पास से पैसा जाएगा। पाने वाला कौन है, कमल है, तो कमल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि सामने वाले पार्टी को आप क्या दे दीजिए, 1,000 रुपए पेमेंट कर दीजिए। तो आपके जेब से नहीं जाएगा, कहां जाएगा, बैंक से जाएगा। चाहे आप क्रॉस चेक काटो चाहे ऑर्डिनरी चेक काटो, दोनों ही कंडीशन में पेमेंट कौन करेगी, बैंक करेगी। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है वेतन चेक के द्वारा भुगतान किया, वेतन चेक के द्वारा भुगतान किया, किराया चेक, वेतन सैलरी है, रेंट है, तो उस समय आपका हो जाएगा, आपके पास से क्या जाएगा, क्या सैलरी देना हमारे लिए लॉस है, तो सैलरी अकाउंट DR, या अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट DR, और आप बैंक को ऑर्डर दिए हो कि आप सामने वाले पार्टी को क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरह सैलरी या रेंट या टैक्स या इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हो तो एक्सपेंडिचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कैश पेमेंट करते टू कैश होता है, आप कैश पेमेंट ना करके चेक के थ्रू कर रहे हो तो बैंक से पेमेंट होगा, इसलिए टू बैंक हो जाता है।
अब कई बार हमारा क्या होता है, हमने जो बैंक में चेक जमा किए थे, बैंक में जमा चेक डिसऑनर होने पर, बैंक में जमा चेक डिसऑनर होने पर, डिसऑनर्ड या अनादरित होने पर या बाउंस होने पर, क्योंकि हमने यहाँ पे श्याम का चेक हमने बैंक में जमा किए थे, बैंक ने बोली थी आप इसको खाते में जमा कर दो और 5 दिन बाद आके पता लगाओ। हमने 5 दिन के बाद पता कराया तो हमारे खाते में पैसा नहीं आया। तो हम बैंक के ऑफिस में पूछे, भाई हमने चेक जमा किए थे, ये हमारे पास स्लिप है, अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो बैंक जब देखी तो पता चला सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं था या उसकी साइन टैली नहीं हो रही थी, उसकी वजह से चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। और जैसे ही चेक बाउंस हो जाएगा बैंक आपको चेक वापस कर देगी और कुछ चार्जेस भी आपसे काटेगी। तो जैसे ही आपको वापस करेगी तो आप वो चेक को किसको वापस कर दोगे, श्याम को। तो श्याम का चेक था तो श्याम को वापस करोगे तो श्याम क्या हो जाएगा, यहाँ पाने का काम करेगा और आपको चेक किसने वापस किया, बैंक ने किया। तो इस तरह से आपको 10,000 रुपए का आपका वापस आएगा। और इसके संबंध में बैंक कुछ चार्जेस भी लेती है। तो जब बैंक आपसे चार्जेस लेगी तो बैंक चार्जेस अकाउंट DR2 क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा आपके अकाउंट से। बैंक क्या करती है, माइनस कर देगी पैसा। हाँ, बैंक में जमा पर ब्याज मिलने पर, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो बैंक आपको क्या देती है, ब्याज देती है। तो बैंक पर जमा पर ब्याज प्राप्त होने पर, जमा राशि पे हमको क्या मिलता है, ब्याज मिलेगा। तो बैंक आपको नगद ब्याज नहीं देगी बल्कि आपका अकाउंट में उतना बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए इसकी एंट्री होगी बैंक के द्वारा इंटरेस्ट मिलने पर। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू बैंक इंटरेस्ट, आपको बैंक से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार बैंक के द्वारा कई प्रकार के चार्जेस लिए जाते हैं। बैंक चार्जेस लेती है, बैंक द्वारा बैंक चार्जेस लगाने पर, चार्जेस लगाने पर बैंक क्या क्या चार्जेस लेती है। अगर आपने बैंक से एटीएम लिए हो तो एटीएम का चार्जेस लेगी, चेक बुक इशू कराया हो तो चेक बुक का चार्जेस लेगी, अगर आपने बैंक से लॉकर की फैसिलिटी लिए हो तो लॉकर का रेंट लेगी। तो जैसे ही ड्यू डेट होता है आपके अकाउंट से उतना पैसा काट लेती है बैंक, अर्थात आपका बैंक अकाउंट उतने रुपए से हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसकी एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट DR2, आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस उतने रुपए से क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो बैंक चार्जेस लेने पर तो बैंक चार्जेस अकाउंट DR2 बैंक होगा और बैंक इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट बैंक अकाउंट DR2 क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है। इसके अलावा कई बार हमारे डायरेक्ट अकाउंट भी हमारे जमा होते हैं। अगर कोई पार्टी हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करती है तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR2 पार्टीज हो जाएगी, अगर कोई व्यक्ति हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करता है। तो ये तो बच्चों क्या था, आपका बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन था, जो आप कब जब हम यहाँ पे नगद व्यवहार भी करते हैं, बैंक के थ्रू भी करते हैं, तो जहां जहां बैंक से होगा तो आपको संबंधित एंट्रियां क्या की जाती है, पास की जाती है। तो आप बैंक संबंधित व्यवहारों का आप क्या बना सकते हो, व्यवहारिक प्रश्न को बना सकते हो। तो ये बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, ये अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पुनः अगले वीडियो में अपनी भेंट होगी।